All right, dear children, so here we begin with what's there on page number 19 of your book. In the previous session, we had done till here, which I have marked as the third portion or the third part of the chapter. Today, we begin with the fourth part, and obviously, this is in continuation with what we were talking about Savita, who would become a bride, and then she would realize the auspiciousness of the bangles, and she still has bangles on her wrist, the grandmother, but there is no light in her eyes. And then she says, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. She says in a voice drained of joy. So she is saying कि the condition is so bad कि एक वक्त का खाना पेट भर के भी नहीं खा पाते हैं हम लोग. पेट भर के नहीं खा पाते. इट्स लाइक कि खा लेते हैं बट नॉट टू देयर कंटेंट, नॉट टू देयर सेटिस्फैक्शन. और ये बात वो बोलती है इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, इन अ वॉइस दैट हैज़ नो हैप्पीनेस एट ऑल, दैट इज़ नॉट जॉयफुल. तो उस आवाज़ में जिसमें उन्होंने ये बात कही इज़ फुल ऑफ पेन. एंड जस्ट इमेजिन अ लेडी सेइंग कि इतने टाइम से एक टाइम का भी खाना हमने पेट भर कर अच्छे से नहीं खाया. And to make it simple, it says, she has not enjoyed even one full meal in her entire life. Can you imagine, children? She is saying कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक वक्त का खाना भी अच्छे से पेट भर के नहीं खाया. शेर भर, तो शेर इज लाइक अ क्वांटिटी ऑफ मेजर, के बहुत अच्छे से, टू माई हार्ट सेटिस्फैक्शन. तो थिंग्स आर सो बैड इन फिरोजाबाद कि एक टाइम का खाना भी अच्छे से एक बंदा पूरा पेट भर के नहीं खा पा रहा है. दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड. एंड शी सेइंग कि ये नतीजा है इतना पूरी लाइफ अपनी बैंगल मेकिंग में लगाने का. रीप्ड मतलब कि आपको क्या उसका रिजल्ट मिला. यू रीप एज यू सो. ये एक इट्स लाइक अ प्रोवर्ब कि जो आप बोते हैं आपको वो ही मिलता है. तो जबकि इन्होंने इतनी मेहनत करी है बैंगल मेकिंग में, बट उसका नतीजा क्या मिला कि एक टाइम का खाना भी पेट भर के ये लोग नहीं खा पाए. हर हस्बैंड एज एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, और दिस लेडीज हस्बैंड, ही इज एन ओल्ड मैन एंड ही हैज अ फ्लोइंग बियर्ड. ही सेज, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स. वो बोलते हैं कि भाई मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं पता. ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन. बोलते हैं और बस अगर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ कर पाया हूँ तो वो ये कि मैंने एक ये घर सा बना दिया है फॉर माई फैमिली टू लिव इन. और वो कैसा घर है, उसकी क्या कंडीशन है, दिस वी हैड come to know here on in the previous session, that what kind of a prehistoric existence it was in their hovels, in their slums, right? So he says that all I have done is that I have made a house for the family to live in. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. At least he has a roof over his head. तो जब इस इंसान की आप बात सुनते हैं तो आपको लगता है कि आपको हैरत होती है कि शायद इस इंसान ने वो अचीव कर लिया जो पूरी पूरी ज़िंदगी लग जाती है लोगों की फिरोज़ाबाद में और वो अचीव नहीं कर पाते हैं. और वो क्या है? अपने सिर पर अपनी छत. टू हैव अ रूफ ओवर योर हेड, टू हैव योर ओन होम, टू हैव योर ओन हाउस. सो बेसिकली वॉट वी नो दैट अभी इतनी बात से क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि इवन वेन दीज पीपल आर स्लॉगिंग हार्ड, मेहनत मतलब बहुत मेहनत, बट उसका नतीजा, उसके रिजल्ट्स वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द राइट काइंड ऑफ मनी, द राइट काइंड ऑफ वैल्यू दैट शुड बी गेटिंग फॉर द वर्क दैट दे आर डूइंग. अब लेट्स सी फर्दर. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. एक ही दुखड़ा है हर घर का, एक ही रोना है कि ये जो काम करते हैं उससे जो पैसा इनको मिलता है वो सिर्फ उतना ही लिमिटेड पैसा होता है कि उससे वो आगे सिर्फ चूड़ी बनाने के काम में ही लगा सकते हैं.
इस बिजनेस में उनको इससे 1 पैसे का भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है कि वो सोचें कि वो चूड़ी बनाने के काम को छोड़ करके कोई और काम कर लें. सो देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, देयर शेयर ऑफ मार्जिन इज सो लेस कि इट्स लाइक कि अगर कुछ एक्स अमाउंट का हमने बैंगल बेचा तो बहुत थोड़ा सा ही अमाउंट हमें रिटर्न में मिला, जिससे हमने वापस से बैंगल मेकिंग के लिए जितना भी रॉ मटेरियल था वो ले लिया. सो एंड द थिंग्स आर सो बैड कि इतना भी पैसा नहीं होता है, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम. रिंग्स इन एवरी होम क्या? द क्राई. ये कहानी या ये रोना, ये प्रॉब्लम हर घर की है फिरोजाबाद में जो कि बैंगल मेकिंग के काम में लगे हुए हैं. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी. इतना भी पैसा नहीं होता है कि एक टाइम का खाना भी अच्छे से पेट भर के वो लोग खा सकें. तो ये बात किसने बताई? द ओल्ड मैन विद द फ्लोइंग बियर्ड. नाउ अनीस विल टॉक टू द यंग मैन. ठीक है, यंग मैन लाइक जैसे मुकेश का बड़ा भाई. ओके, द यंग मैन एको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. और जो यंग मैन हैं, जो यंगर जनरेशन है, जो कि अपनी 20s में है या 30s में है, वो भी इसी ही बात को रिपीट करते हैं. दे एको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. मतलब एको क्या होता है कि अगर आपने एक बार बोली तो वो एको आपको एक ही बात बार बार सुनाई देती है. तो इन यंग लोगों का भी यही रोना है. They are also repeating the same complaint of their elders. And what is that complaint, my dear students? That complaint is of not having money. Not having money, money enough to even have, one full meal of a particular time. It's not working out for them. And then she says, little has moved with time. कि वक्त के साथ बहुत कम बदलाव या चेंजेस आए हैं यहाँ पे. इट सीम्स इन फिरोजाबाद वेरी लेस हैज चेंज्ड. ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल. सी, आई टोल्ड यू दैट जनरेशंस ऑफ दीज बैंगल मेकिंग फैमिलीज, एक ही काम उनका होता है, उसी काम में वो लगे रहते हैं. एक जनरेशन, फिर अगली जनरेशन, फिर उसके अगली जनरेशन. और इतनी मेहनत है इसमें, इतना डेंजर है, इतना सारा रिस्क है. और उस टॉयल को, उस मेहनत को, टॉयल्स मीन हार्ड वर्क. नरेटर क्या बोलती है, अनीस द ऑथर, व्हाट डज शी से? इट इज माइंड नंबिंग टॉयल. मतलब बिल्कुल दिमाग को ना सुन करने जैसी मेहनत के यू कैन थिंक ऑफ नथिंग एल्स बट टू मेक बैंगल्स. आपके दिमाग में कोई और बिजनेस करने का आइडिया नहीं आ सकता, कोई और काम करने का आइडिया नहीं आ सकता, कुछ और करने का आइडिया नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि पैसा कहाँ है? पैसा मिल ही नहीं रहा उन चूड़ियों को बेच करके इतना कि आप कुछ सोचें कि हम इस काम को छोड़ के कोई और काम कर लें जिसमें शायद 2 पैसे फालतू हमें मिल जाएं. सो द राइटर सेज ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड all the initiative and the ability to dream. 2 very important words have come here and I want you to please underline them. This mind numbing toil has killed all initiative and ability to dream. कुछ भी करने का इनिशिएटिव, इंथुजियाज्म, ओके, या मोटिवेशन है ही नहीं. और वो कहाँ से आएगा जब आपको पता है कि आपके पास पैसा ही नहीं है और इतने सालों से कुछ नहीं बदला है. तभी अनीस यूजेस दिस वर्ड ओवर हियर, ईयर्स. फ्रॉम सो मेनी ईयर्स द सिचुएशन हैज बीन जस्ट द सेम. इट इज माइंड नंबिंग टॉयल. और आपको पता है कि कुछ भी करने से आपके हालात चेंज नहीं होने वाले हैं, इसलिए मेंटली एवरीबडी हैज गिवन अप. देयरफॉर all sort of initiative and any kind of ability to dream has been killed. अपनी खुशी से उन्होंने गिव अप नहीं करा है, बट उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उन्होंने ये सब कुछ गिव अप कर दिया है. Their ability to dream of doing something that they wanted to do or the initiative of establishing something new, something better, all these thoughts have been completely killed. And then Anis puts up a question. जैसे उसने साहिब से कहा था कि why don't you go to a school,
या उसने जब पूछा था will you go to a school if I build one? So these were questions that she had asked Sahib Alam. Of course, then she realized that it was a very fake and a hollow commitment when she said that, okay, I will make a school. Likewise, she puts up a question to these young men and she says, why not organize yourselves into a cooperative? So, a cooperative here refers to, like a group of people getting together, doing their work and selling it directly to the people. या जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं दैट आर एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट. सो दिस इज अ कोऑपरेटिव थिंग, right? So it's a complete government initiative which is there to help these poor people to survive and to try and aim towards a better lifestyle. I asked a group of young men, तो उसने पूछा कुछ जो यंग मैन वहाँ बैठे थे कि आप लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, अपना मिलकर के कोऑपरेटिव में काम करिए, दैट वेज यू विल बी हेल्प्ड. And she says that these young men, they have fallen into the vicious circle of middlemen. See, this is something very important. The middleman. People like you and me, my dear students, when we have to go and buy bangles, तो हम फिरोजाबाद नहीं जाते हैं खरीदने के लिए, ठीक है, हम अपने बैंगल मार्केट जाते हैं या हम सदर बाज़ार जाते हैं, हम आबुलेन की कोई शॉप पे जाते हैं या किसी मॉल से लेते हैं या कहीं लेते हैं. तो वो फिरोज़ाबाद से लेकर के एक शॉप इन द सिटी और अ मॉल इन द सिटी और अ मार्केट इन द सिटी के जो बीच में जो इतने सारे लोग होते हैं वो क्या हैं, द मिडलमैन. और इनका ये जो सर्कल है वो कैसा बोलता है उसको, वेरी विशियस सर्कल. विशियस मीन्स क्रूअल. एक ऐसा सर्कल जिसमें आप अगर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं तो वो सोल्यूशन दूसरी प्रॉब्लम को राइज करता है, उसका सोल्यूशन निकालते हैं तो वो दूसरी प्रॉब्लम ले आता है. सो इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो इट इज अ विशियस सर्कल. एक ऐसा सर्कल है जो कभी भी खत्म नहीं होता है, बिकॉज their fathers and their forefathers ये trapped हैं किसके सर्कल में, सर्कल ऑफ द मिडलमैन. इन्होंने चूड़ी बनाई और इन्होंने चूड़ी बनाकर बहुत कम से मार्जिन पे बेच दी उस मिडलमैन को. बट मिडलमैन ने आगे अपना, अगर एक 50 रुपए की चूड़ी थी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो उसने उसको आगे 200 में दिया, 300 में दिया, ठीक है. मिडलमैन के बाद वो फिर आगे किसी शॉप पे पहुंचा, शॉप वाले ने उस पर अपना टैग लगाया. शॉप पे नहीं पहुंचा तो अगर वो किसी और बड़े मॉल में चला गया तो वहां जाते जाते तो शायद वो पूरा बैंगल सेट 1000 रुपीज का हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या और अगर उस बैंगल को किसी ब्रांड ने ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत अच्छा ब्रांड है, कोई हैंडीक्राफ्ट्स का ब्रांड है, अगर उस पर ब्रांड का टैग लग गया तो वो और दुगने दामों का हो जाएगा. बट वो जितने भी दुगने दामों का बिक रहा है, क्या उसका पैसा उसके बनाने वालों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है. उसका पैसा बीच में ये सारे मिडलमैन के पास डिवाइड हो जा रहा है. उस बेचारे गरीब चूड़ी बनाने वाले को कुछ नहीं मिला. अगर उसने फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए की लागत लगा के चूड़ी बनाई होगी, जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम कोटिंग, तो उस पर उसने कितना कमाया होगा? बहुत कम, मार्जिनल 10 रुपए कमा लिए होंगे, नॉट मोर देन दैट. सो आई एम नॉट श्योर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट कि उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है. अगर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं आता कि खाने तक के लिए पैसे नहीं होते हैं, विच मीन्स कि सारा प्रॉफिट, सारा जो हैप्पीनेस है वो किसके पास है? मिडलमैन के पास है, द मिडलमैन. And they have trapped their fathers and their forefathers. और इनके फादर्स और फोरफादर्स और इतनी जनरेशन टू जनरेशन फंसी हुई हैं इनके साथ. और वो बोलता है इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, कि अगर हम सोचें कि हम अपना ही काम कर लें, अपने आप को स्टैब्लिश कर लें, या किसी बाजार में जाके हम अपना पुश कार्ट लगा लें या एक स्टॉल लगा लें, तो उल्टा वी आर द वंस हु आर होल्ड अप बाय द पुलिस. होल्ड अप मतलब पुल्ड अप, beaten and dragged to jail for doing something illegal. And then he says कि अगर हम कभी सोचें कि हम अपना कुछ काम कर लें, हम बीच में से इस मिडलमैन को हटा दें,
हम खुद बाजार में जाकर के खड़े हो जाएं और अपनी चूड़ी वहां ठेले पे बेचें, तो ये पुलिस वाले उनको वहां नहीं खड़ा रहने देते। उनको बोलते अच्छा यहाँ कैसे ठेला लगा है, कैसे इलीगली खड़े हो, तुमने जगह घेर रखी है, और डांट के मार के पीट के उनको वहां से भगा देते हैं, या उनको फिर खींच के जेल में ले जाते हैं और वहां उनकी पिटाई होती है और उनसे बोलते हैं कि इलीगल काम कर रहे हो, इलीगल तुम्हारा बिजनेस है ये। So this is what the problem is. These people are in the trap of the middlemen and then again in the trap of the law and the system. And then Anis says there is no leader among them. No one who could help them see things differently. Anis कहती है कि ये बेचारे जितने भी लोग हैं, इनके अंदर, इनमें से कोई भी ना, किसी के अंदर भी लीडरशिप स्किल्स या लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, या किसी के भी अंदर वो इनिशिएटिव या एबिलिटी नहीं बची है। क्यों? क्योंकि बेटा वो एक जनरेशन से नहीं, अपने से पहले कई जनरेशन से देख रहे हैं कि इनके हालात नहीं बदल रहे हैं। सो शी सेज देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, मतलब थक गए हैं वो लोग, दे हैव गिवन अप। क्या तो फादर्स, क्या उनके सन्स, और क्या ही तो ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीबडी इज टायर्ड। उन्हें पता है कि कुछ नहीं हो सकता, ये एक विशियस सर्कल है, ये एक ऐसा चक्र है जिसमें हम फंस गए हैं, इससे नहीं निकल सकते। इसलिए ऑथर गिव्स अस दिस टर्म विशियस सर्कल। और किसका विशियस सर्कल? विशियस सर्कल ऑफ द मिडिल मैन। अगर एक डायरेक्ट चूड़ी बनाने वाले के बीच में और एक कस्टमर के बीच में से सबको हटा दो, तो फिर तो चूड़ी बनाने वाला अपने हिसाब से अपनी लागत लगा के अपना प्रॉफिट मार्जिन रख करके चूड़ी बेचेगा ना बेटा, बट ऐसा नहीं होता है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि मैम मिडिल मैन को वो क्यों नहीं ज्यादा प्रॉफिट लगा के देता चूड़ी, तो वो खरीदेगा नहीं उससे, क्योंकि फिरोजाबाद में सिर्फ एक ही घर तो है नहीं चूड़ी बनाने वाला। और अगर इतने बुरे हालात है कि खाने को भी पैसा नहीं है, तो फिर तो जो भी मिलेगा उसमें लोगे ना बेटा, बिकॉज यू हैव अ फैमिली टू सपोर्ट। आपके पास वाइफ है, बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रेन है, खाना खिलाना है, गृहस्थी चलानी है। सो दैट्स अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ यू। So he says the ability to dream and the initiative to do anything different has been killed and there is no leader among them जो उनको हेल्प करे चीज़ों को डिफरेंटली देखने में, या उनकी मदद करे, या कुछ ऐसा करे जो कि डिफरेंट हो। So these are some important lines that I have highlighted here. Okay. They talk. They कौन? ये जितने भी बैंगल मेकर्स हैं। They talk endlessly in a spiral. What is a spiral? ऐसे। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. ऐसा स्पाइरल आप बनाएंगे अपनी कॉपी में, ठीक है? तो टॉप या स्टार्टिंग जहां से भी स्पाइरल की हो रही है, वहां क्या है? पॉवर्टी, गरीबी, ठीक है? उसके बाद बीच में कहां पे क्या आ गया? एम्पथी, दैट्स द ई। व्हाट इज एम्पथी? एम्पथी, सॉरी नॉट एम्पथी, एपथी, एपथी, EAPATHY, आई एम करेक्टिंग इट हियर, इट्स एपथी। एपथी क्या होता है? नो मोटिवेशन, नो इंटरेस्ट, नो इंथुजियाज्म। किसके अंदर? बैंगल मेकर्स के अंदर नहीं है, उनके अंदर अब इतनी हिम्मत और ताकत के कुछ नया करने की सोचें। सो फ्रॉम पॉवर्टी टू एपथी टू ग्रीड, लालच। किसका लालच? मिडिल मैन का, द मिडिल मैन। टू इनजस्टिस, द लॉ, जो उनको मार पीट करके भगा देता है अगर वो अपना कुछ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। सो इट इज एन एंडलेस स्पाइरल। ये ऐसे 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 ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इट इज एन एंडलेस स्पाइरल माय डियर स्टूडेंट्स दैट मूव्स फ्रॉम, जो कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड टू इनजस्टिस। पॉवर्टी, बेहद गरीबी बैंगल मेकर्स की। एपथी, उनके अंदर कोई इनिशिएटिव और ड्रीम नहीं बचा अब, क्योंकि उनको पता है उनका कुछ नहीं हो सकता। देन ग्रीड, कौन है ग्रीडी? मिडिल मैन, वो उनको उभरने ही नहीं देता ऊपर, और अगर वो कोशिश करें तो इनजस्टिस। किसका इनजस्टिस? द लॉ। द लॉ डज नॉट सपोर्ट देम, डज नॉट अंडरस्टैंड देम। तो दिस इज द
endless spiral that Anees Jung is trying to explain us here. Listening to them, I see two distinct worlds. तो इन सबको सुनने के बाद अनीस जंग कहती है कि मुझे दो तरीके की दुनिया नजर आती है. एक किसकी? ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी. कि एक तरफ तो हैं बेचारे गरीब बैंगल मेकर्स जो कि गरीबी के जाल में, वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी के जाल में फंस गए हैं, एंड दे आर बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न. उनके ऊपर बोझ है. किसका? स्टिग्मा ऑफ कास्ट. स्टिग्मा क्या होता है? डिसग्रेस या मार्क. इट्स अ गॉड गिवन लिनेज. अगर वो उसी कास्ट में पैदा हुए हैं तो वो क्या करें? उन्होंने चूज नहीं करा था पैदा होने से पहले कि मुझे तो बैंगल मेकिंग ही करनी है, मुझे उसी घर में पैदा करो. तो एक तरफ तो वर्ल्ड किसका हो गया? इन बेचारे गरीब बैंगल मेकर्स का, जो कि कास्ट के बोझ के तले दबे हुए हैं, विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. और दूसरा वर्ल्ड किसका है बेटा? दूसरी दुनिया किसकी है? द अदर अ विशियस सर्कल. अब देखो इस विशियस सर्कल में कौन कौन इन्वॉल्व है? अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, ठीक, द मिडल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ द लॉ मेकिंग अथॉरिटीज, लॉ मेकिंग बॉडीज, ब्यूरोक्रेट्स. ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो कि बड़ी बड़ी गवर्नमेंट बॉडीज या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को संभालते हैं, और पॉलिटिशियंस. ये सब लोग मिले हुए हैं, और ये सब लोग दे आर बीइंग रेफर्ड टू एज द विशियस सर्कल ऑफ दीज पीपल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर. Which vicious circle is the author referring to? So the author is talking about the vicious circle of the साहूकार्स. साहूकार वो इन ऊपर नहीं आने देते. मिडिल मैन वो इनको पूरा प्रॉफिट नहीं लेने देते. पुलिसमैन इनको स्टैब्लिश नहीं होने देते. कीपर्स ऑफ द लॉ, जितने भी लॉ होते हैं, जितने भी कानून होते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली गरीब लोगों पे ही एप्लीकेबल होते हैं, पावरफुल और पैसे वाले लोगों पे नहीं होते. ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो सोचते ही नहीं है कि भाई हम इन लोगों के लिए कुछ करें. एंड द पॉलिटिशियंस, वी ऑल नो पॉलिटिशियंस को तो लोगों की याद तभी आती है जब इलेक्शंस आते हैं. जैसा कि वी हैड स्टडीड इन द केस ऑफ सीमापुरी, कि उन बेचारे लोगों के पास कोई आइडेंटिटी हो ना हो, मगर उनके पास राशन कार्ड है. क्यों? क्योंकि उससे उनका नाम वोटर्स लिस्ट पे आ जाता है. तो जिस भी पार्टी ने आपको वोटर्स लिस्ट पे नाम दिलवा दिया, राशन कार्ड दिलवा दिया, ऑब्वियसली वो पार्टी फिर आपसे वोट मांगेगी. तो these poor people are just a vote bank for them and nothing else. Together मतलब इन सब ने मिलके, ये together, ये लोग together they have imposed the baggage. इन लोगों ने एक भार डाल दिया है on the child. एक ऐसा वजन डाल दिया है, एक ऐसा वेट डाल दिया है, एक ऐसा बैगेज डाल दिया है on the child that he cannot put down. All these are responsible for the children who are involved into child labor, because there is a baggage on their shoulders which they cannot put down. And the next line says, before he is aware, he accepts it as naturally as father. इससे पहले वो बच्चा उसमें सही गलत की समझ आए, वो अपनी उस लाइफ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मेरा तो यही काम है, मुझे तो चूड़ी ही बनानी है, मुझे स्कूल थोड़ी ना जाना है, मेरे कोई राइट्स थोड़ी ना है, मेरे लिए कोई पॉलिसीज थोड़ी ना है, मेरा तो बस यही काम है. क्योंकि बचपन से उस बच्चे की यही कंडीशनिंग हुई है. दैट चाइल्ड हैज बीन ट्रेन्ड एंड दैट चाइल्ड हैज ओनली सीन दिस लाइफ. सो वी आर यूज्ड टू, फॉर एग्जाम्पल पीपल लाइक यू एंड मी, वी आर यूज्ड टू ऑफ आवर काइंड ऑफ लिविंग. पीपल लाइक यू एंड मी, हम जाके स्लम्स में 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते. हम ये सोच भी नहीं सकते कि पूरे दिन भर में हमें एक टाइम भी खाना ना मिले. अगर एक दिन फास्ट रखना पड़ जाए तो उसके लिए पहले ही उस पर्टिकुलर फास्ट की 75 चीजें हमारे लिए रेडी होती हैं. आज फ्रूट्स खाने हैं, आज नमक नहीं खाना, तो उसका सब्सटीट्यूट ये है, या वट एवर. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज हियर दैट वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ लिविंग द लाइफ दैट दीज पीपल आर लिविंग. और ये लोग, ये बच्चे, या ये these men, these boys, they accept this life as naturally as their father had accepted it. क्यों?
चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। कुछ और करने का मतलब सोचना, अरे डेयरिंग करना है, ये तो बड़ा डेयरिंग काम हो गया भाई। चूड़ी नहीं बनाओगे तो क्या करोगे? अच्छा कैसे करोगे? पैसे हैं तुम्हारे पास, चलो कोशिश कर लो। पुलिस से डंडे खा के वापस आ गए घर। खाने को क्या मिला? कुछ नहीं। पैसे कमाए? कुछ नहीं, कुछ नहीं, पूरा दिन वेस्ट गया। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, हिम्मत दिखाना, कोशिश करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। किसकी? मुकेश की। डेयरिंग करना, चैलेंजिंग करना नहीं सिखाया जाता जब ये बच्चे बड़े होते हैं। इनको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि चुपचाप यही आपकी जिंदगी है, बिकम अ पार्टनर इन सर्वाइवल। यहां अंधेरे में बैठिए इन कंडीशंस में और चूड़ी बनाइए। दिस इज इट। बट when this story started, there was something different. And what was something different over here? मुकेश ने कहा था आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, और उसने इंसिस्ट करा था, उसने जोर दिया था इस बात पे कि मुझे तो कार चलानी है, मैं तो मोटर मैकेनिक बनूंगा। When I sense a flash of it, ये इट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। ये इट किसे रेफर करता है? डेयरिंग को। मुकेश के अंदर थोड़ी सी डेयरिंग का कुछ ना कुछ सेंस होता है अनीस को, क्योंकि वो कहता है कि भाई मुझे तो आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार एंड मुझे तो मोटर मैकेनिक बनना है, मुझे चूड़ी नहीं बनानी। दैट मीन्स समवेयर मुकेश इज ट्राइंग टू डेयर, ही इज ट्राइंग टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट समथिंग दैट हिज फादर एंड हिज forefathers have not been able to do so far. So Anis says, when I see a flash of it, मतलब a flash of daring in Mukesh, I am cheered. तो वो थोड़ा सा खुश हो जाती है। और मुकेश ने क्या कहा था? I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to a garage and learn. Obviously, और कहाँ से? इंजीनियरिंग तो करेगा नहीं वो। He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. अनीस ने कहा गराज तो बहुत दूर है तुम्हारे घर से। तो उसने क्या जवाब दिया? आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। उसने कहा तो क्या हो गया, गराज कितनी भी दूर हो, मैं तो चल के जाऊंगा पैदल। दैट्स हिज मोटिवेशन, हिज इंथुजियाज्म, हिज इंटरेस्ट। तो यहां पे हमें कहीं उसकी एबिलिटी टू ड्रीम दिख रही है, वो किल नहीं हुई है अभी। ही इज सेइंग आई विल वर्क एंड आई विल रियलाइज माई ड्रीम। अनीस ने फिर पूछा, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? कभी सोचा है कि तुम एरोप्लेन उड़ाओ या हवाई जहाज उड़ाओ? और वो क्या हुआ? वो चुप हो गया थोड़ा सा यहाँ पे। ही साइलेंट। नो, ही सेज, एंड ही स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। वो तो जमीन पे देखते हुए उसने बोला कि नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। तो उसकी छोटी सी आवाज में जिसमें उसने नो बोला, एम्बैरेसमेंट तो था क्योंकि उसको पता ही नहीं व्हाट इज एन एरोप्लेन। ठीक है, बट उसका ये एम्बैरेसमेंट रिग्रेट में नहीं बदला है। वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, बट अभी उसको टोटल पछतावा नहीं है। ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग आउट ऑफ हिज लाइफ। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स that he sees hurtling down the streets of his town. Hurtling मतलब moving rapidly, तेजी से चलना। वो कंटेंट है, उसे सेटिस्फैक्शन है अपने सपने का। क्या सपना? कि मैं तो कार चलाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो फिरोजाबाद की स्ट्रीट्स पे गाड़ियां देख सकता है। एंड वेरी फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद इतनी बड़ी जगह नहीं है जहां हर वक्त प्लेन्स एयर ट्रैफिक रहे और आपको जब तब ऊपर से आसमान पे कोई एक एरोप्लेन उड़ता हुआ या कहीं से जाता हुआ नजर आए। हाँ, कार्स नजर आती हैं, तो उसका सपना वो देख रहा है और वो कंटेंट है सपने को देखने में कि आई विल ड्राइव अ कार एंड आई विल बिकम अ मोटर मैकेनिक। सो दिस इज व्हाट लॉस्ट स्प्रिंग इज ऑल अबाउट। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर for everybody to understand कि these people are not able to grow because of these middlemen.
गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो कितनी इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रही हैं, दैट माय डियर स्टूडेंट्स इज़ द क्वेश्चन. क्यों ऐसा है कि कोई इनिशिएटिव नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है? बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, बिकॉज ऑफ दिस एंडलेस स्पाइरल. ये लर्न करना पड़ेगा. दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस. ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना पड़ेगा. वेब ऑफ पॉवर्टी है, दो दुनिया है. एक दुनिया तो बेचारी चूड़ी बनाने वाले की हो गई, जिसके ऊपर तो बर्डन है क्या कि वो उसी कास्ट में हुआ है, चूड़ी बनाने वाले की कास्ट में हुआ है पैदा. और दूसरी दुनिया किसकी है? इन ग्रीडी लोगों की, जो रिस्पॉन्सिबल हैं उन तमाम बच्चों के लिए हु आर इन्वॉल्व्ड इनटू चाइल्ड लेबर. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोजिंग मतलब जबरदस्ती. They have imposed the baggage on the child. जबरदस्ती आपने उस बच्चे के छोटे कंधों पर एक जिम्मेदारी रख दी है, एक बोझ रख दिया है, और वो उस बोझ को नहीं रख पा रहा है. चाहते हुए भी साहिब आलम is not able to get rid of this tea shop. पहुंच गया ना वो यहाँ बेचारा, यहाँ से नहीं निकल सकता अब. क्यों? क्योंकि रिटर्न में 800 रुपए मिल रहे हैं, सारा खाना मिल रहा है. इज ही हैप्पी? नो, नॉट एट ऑल. दैट केयरफ्री लुक इज गॉन. इवन व्हेन मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, बट जब तक वो नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है, तब तक तो बेटा यही काम करना पड़ेगा ना जो फैमिली कर रही है. एंड ऑल दैट these families know is the art of making bangles. So this is how so many children in our country are under this burden of child labor. और इसलिए अनीस जंग कहती है कि these are stories of stolen childhood. इन बच्चों की क्या गलती है? Why do these children, इनका childhood कहाँ है? Who has stolen them? Who has stolen it? Obviously the people. The middlemen, the sahukars, the politicians, the lawmakers, the policemen, they have stolen it. Where is the spring? Where is the happiness? It is all gone. So these children are suffering. And they end up become partners in survival. एक ही काम रह जाता है बस, क्या कि भाई किसी भी तरीके से बस अपने पेरेंट्स के साथ लग जाइए और पार्टनर इन सर्वाइवल बन जाइए. सर्वाइवल इज द की. पैसे आने चाहिए, अब चाहे वो कैसे भी आए. कहीं चाय बना के आए, किसी मैकेनिक की शॉप पे काम करके आए, किसी फैक्ट्री में काम करने से आए, ठीक है, पटाखे की दुकानों में काम करने से आए. मतलब एंडलेस इंडस्ट्रीज हैं, एंडलेस स्कोप है. हम कहते तो हैं बहुत जोर जोर से कि चाइल्ड लेबर, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट चाइल्ड लेबर इज वेरी मच प्रेवलेंट इन आवर सोसाइटी, and we are not able to do anything about it. So today I want you to give it a thought and figure out that how and why can we get rid of it. हमने बहुत बार, आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत बार चाइल्ड लेबर के ऊपर लिखा होगा, उसके लॉज पढ़े होंगे, बट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है इज वॉट वी नीड टू थिंक अबाउट. So let us see the questions that you will be doing in your copy. So it says, what could be some of the reasons for the migration of the people from village to cities? क्यों लोग migrate कर जाते हैं villages to cities? Obviously काम की तलाश में, for survival, और बांग्लादेश एक एग्जाम्पल आपको बुक में दिया है. Would you agree that promises made to poor children are rarely kept? We need to answer this. Why do you think this happens in the incidents narrated in the text? ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे promises की जाते हैं बट वो कभी पूरे नहीं होते हैं? क्योंकि ऐसी पॉलिसीज नहीं है हमारे पास. अनीस ने ऐसे ही मजाक में प्रॉमिस कर दिया, she did not mean it. These are failures of the nation. And then the third question is, what forces conspire to keep the workers of the bangle industry of Firozabad in poverty? कौन सी forces हैं? ये सब forces हैं बेटा. Conspire मतलब ये मिलजुल करके साजिश करते हैं चुपचाप. और क्या साजिश होती है वो कि the workers in the bangle industry, they cannot get rid of poverty. They are kept there. They are trapped.
Trapped in what? In that vicious circle. They cannot break it, they cannot come out of it. Yes? Then there are certain questions. How in your opinion can Mukesh realize his dream? ये आप खुद जवाब देंगे इसका. Second question आप गूगल करेंगे. Mention the hazards of working in the glass bangle industry. Glass bangle industry में काम करने के health hazards क्या हैं? You will find out. Question 3 again you are doing on your own. Why should child labor be eliminated and how? Why का जवाब तो है. How you will have to find out. And yes, effective implementation is the key. सही तरीके से अगर कुछ implement होगा तो definitely वो actively ठीक तरीके से हो पाएगा. So this is something interesting, my dear students. So something about the language over here. So here are some literary devices for you. Simile you know, metaphor you know, and then we have hyperbole. So hyperbole, hyper बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलना, hyper मत हो, ठीक है, बोलते हैं ना, is a way of speaking or writing that makes something sound better or more exciting than it is really. For example, garbage to them is gold. तो गार्बेज के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखा और गोल्ड से उसको कंपैरिजन कर दिया तो वो हाइपरबोली हो गया. So then this is an exercise for you. You are doing it on your own. Identify कि simile, metaphor और hyperbole में से किसका, which of these sentences fall into the category of simile or metaphor or hyperbole. Okay, so for example, Sahib Alam एक discuss कर लेते हैं. Sahib Alam, which means the Lord of the Universe, is directly in contrast to what Sahib is in reality. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? This is irony. जो एक्चुअली है उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, तो क्या हो जाएगा ये? आयरनी. The remaining I want you to search on your own. I don't want to spoon feed you on this. In case you get stuck somewhere, feel free to get in touch with me. And the question and answers that you are doing are these over here. They will go in your copy. And few notes and answers I will be WhatsApping you on the group. In case there is any problem, kindly feel free to contact me. And with this, we have completed chapter number 2 of Flamingo, Lost Spring, the stories of stolen childhood. I hope you have enjoyed the chapter. और enjoyment से भी ज़्यादा, it is about associating or trying to understand the core concept of the chapter, trying to understand the message of the chapter, and also जैसे मैं शुरू से बोल रही हूँ, talking about या thinking about कि how blessed we are. I told you इस book में you have a theme given. So the theme of the story is given here. Sub theme है carelessness, मतलब carelessness. Carelessness of society and political class to the sufferings of the poor. So you will always have a theme and a sub-theme in this book for a particular chapter. With this, I would like to wind up today's session. In case if you have any problem, please get back to me. Complete your work, and then next we will meet with either picking up a poetry or another chapter. Whatever it is, I will be posting it on the WhatsApp group. And you stay safe, take care of yourself and your family, and complete your work, children. Thank you.